तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th की सीईटी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज का जो डेट है पूरा का पूरा 1 to लेके 30 डेज़ का वो पूरा का पूरा सीरीज़ है। हमने अप टू लेसन नंबर 3rd तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम लेसन नंबर 4th के पार्ट पे आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में अब बच्चों का जो है स्टडी नुकसान ना हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड दिया है। कल से हम फिर से लाइव कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आपके लिए एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली वो कैंसिल हो गए थे। मैंने पूरा का पूरा जो पीपीटी डिज़ाइन किया है पूरा का पूरा वो कट पोर्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने किया है कि कट पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो एमसीक्यू है, इसलिए इन्वायरमेंट वाला जो लेसन है इसके अंदर आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे ज्योमेट्री में आपको रहता है। इसलिए मैंने जो जो लाइंस लिए हैं ये सब बस आप रीड करो, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस पीपीटी में जो आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, इस पीपीटी के अंदर आपका जो लाइन है, सबसे पहले यहाँ पे इकोसिस्टम एक सेकंड इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो पहला लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो जो इकोसिस्टम है वो किससे बना हुआ है, तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। तो माइंड में ये आपको रखना है। द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में देंगे, तो साइंस, ऐसा साइंस जो इंटरेक्शन किसके बीच में दिखा रहा है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पता होगा, बट नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। देन थर्ड, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब इसके ऊपर जो दो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स में आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, दैट इज इकोसिस्टम। तो कौन सी ऐसी यूनिट है कि जिसका यूज करके मैं इकोलॉजी का स्टडी कर सकता हूँ, उसे ही मैं क्या बोलूँगा, इकोसिस्टम बोलूँगा। तो यहाँ तक का पार्ट आपको दोस्तों समझ में आया होगा। देन हम आगे के स्लाइड पे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, जल्दी से आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर दो। डैश इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। प्लीज़ कमेंट्स करते जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका कमेंट्स करते जाओ। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग कमेंट्स करते जा रहे, क्या बात है क्या बात है। तो इसे बोलते हैं स्टडी। अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे, जस्ट आप सिलेबस पढ़ते जाओगे, तो आपका स्टडी कंप्लीट नहीं होगा। बट आप ऐसा स्टडी कर रहे हो कि जिससे आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है द साइंस। मैंने पहले बोला कि ऐसा साइंस जो स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर और उसके इन्वायरमेंट को, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, इकोलॉजी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? यस, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लोग लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स को देख भी रहा हूँ। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, दैट इज, अब आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पे मैंने दिया है, जस्ट कमेंट करो। वेरी गुड, यस यस। और आपके अंदर जोश होना चाहिए, जोश के साथ कमेंट्स करो। एक कमेंट जोश के साथ। यस, एक और चीज़ याद रखो यार, सब्सक्राइबर थोड़ा सा कोशिश करो जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, बहुत ही मेहनत से। देखो मैंने बोला ना, आज भी हमने ये कोशिश किया है कि मैं आपका जो डे है, मेरा कोई भी रूटीन हो, मेरा अगर कोई बिजी शेड्यूल हो, पर आपका जो हमने आपसे जो वादा किया है वो वादा हमें पूरा का पूरा निभाना है। और इसीलिए आज भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आज 7th डे है, तो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। अब सोचो जिस दिन 30 डेज़ कंप्लीट होगा और जो स्टूडेंट पूरा 30 डेज़ का सीरीज़ में अगर पार्टिसिपेट करेगा प्रॉपर, तो उसके कितने सारे लेसन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके, क्योंकि इस चैनल पे 7th के भी अपडेट आ रहे हैं, 8th के भी आ रहे हैं, 9th के भी आ रहे हैं, 10th के भी आ रहे हैं, 11th साइंस, 11th कॉमर्स प्लस 12th साइंस एंड 12th कॉमर्स। इतना ह्यूज अमाउंट में हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो बस आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बात है। दिल से थैंक्स इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम।
अब सबसे पहला जो लाइन है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। चलो वो जाने दो। इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वेज। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते हैं एनी पॉसिबल वे, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? एयर आता है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। देन यहाँ पे एक और लाइन मैंने लिया है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मे भी हो सकता है कि आपके 4 ऑप्शन दे और उसमें आपको बोले कि कौन सा फैक्टर है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको पता है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाद में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे लोग यूज किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन। आज लोग क्या कर रहे हैं पता है कि गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के। तो जिससे क्या हो रहा है कि शहरों में जो दबाव है, जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा यूज होने लग रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन का जो मतलब इतने सारे लोग कम से कम जगह में, छोटे छोटे आपको पता होगा रूम्स होंगे, वहाँ पे लोग शहरों में रहते हैं, जिससे उनके रेंट बढ़ते जाते हैं और इससे गरीबी और बढ़ती जा रही है, और वो धीरे धीरे पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट और करता जा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद करनी है, बट इसके अंदर एमसीक्यू कौन सा आ सकता है? तो ये व्हाट इज़ इन्वायरमेंट एंड दो इन्वायरमेंट के कौन से टाइप है। तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। अब देखो, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड डैश। बता दो जल्दी से वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ। यस, क्या बात है, मज़ा आ गया। आपके कमेंट्स को देख के मज़ा आ जाता है कि आप मतलब जो चीज़ें मैं, इसलिए देखो ऐसा बहुत ही कम जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लोग यहाँ पे, या तो बहुत सारे लोग मेंटी क्यू करा रहे हैं, मेंटी क्यू हम भी कराते हैं, पर हम यहाँ पे देखो कंसेप्ट ले रहे हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बना के दे रहे हैं। अब देखो सेक्रेड ग्रू के बारे में भी, ये पार्ट भी आपको बस इसके अंदर याद रखना है कि इंडिया में एटलीस्ट कितने सेक्रेड ग्रू है, तो मोर देन 30,000, 13,000, सॉरी, हाँ 30 बोला, 13,000 मोर देन सेक्रेड ग्रू इंडिया के अंदर हैं। बाद में द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, याद रखना, गॉड वर्ड याद रखना, जिससे सेक्रेड ग्रू आएगा। कंसिडर टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड सेक्रेड ग्रू, बस इतना याद रखना। And this cluster of thick forests are present not only in Western Ghat but also in entire country. ये नहीं याद रखो चलेगा। Greenpeace is the world largest organization engaged in environment activity. तो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है कि ग्रीन पीस इज रिलेटेड टू विच डैश आएगा कि इन्वायरमेंट, या आपको लिखे वहाँ पे लिखा हो सकता है कि अलग अलग लिखा, वहाँ पे ऐसा लिखा हो सकता है कि पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ भी मेंशन होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, कैसे भी रैंडमली ऑप्शन बनाएंगे, पर इन्वायरमेंट पे आपको टिक करना है। मोर देन 25 lakh पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट 26 डिफरेंट कंट्री आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो ग्रीन पीस में 25 लैक्स से भी ज़्यादा लोग क्या है उसके मेंबर्स हैं। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको क्या याद रखना है, सेक्रेड ग्रुप गॉड के नाम पे रखा जाता है। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। देखो मैं देने के लिए बहुत कुछ चीज़ें दिया, देखो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू बना भी दिया है। यस, आंसर दो, चलो 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 चलो, आंसर दो आंसर दो आंसर दो आंसर दो, क्या बात है, थैंक यू। मोर देन डैश सेक्रेड ग्रुप, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे एमसीक्यू बना के दे रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने रखा है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। देखो मानस सेंचुरी कहाँ पे है, इज़ लोकेटेड वेयर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आसाम में है। और ये वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डैम्स और वाटर का बिना सोचे समझे यूज किया जा रहा है इसलिए। और वहाँ पे टाइगर और राइनो की भी प्रॉब्लम्स चालू है। दूसरा जो है वो सुंदरबन सेंचुरी है, आपको याद रखना सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। 2 चीज़ें बस इस पूरे स्लाइड में आपको याद रखना है। सबसे पहला मानस सेंचुरी कहाँ पे, आसाम में है,
वहाँ पे किसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ही अगर थ्रेट कि उस रीजन में किसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टाइगर एंड राइनो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा है, अगर किसी ने बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया तो ये डालेंगे, नहीं तो डायरेक्टली वो लिखेंगे मानस सेंचुरी वो कहाँ पे है, सुंदरबन सेंचुरी कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स मे भी एग्जाम में आ सकता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देन इसके बाद सुंदरबन सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल। देखो हमारी टीम ने, टेक्निकल टीम ने कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है। जो टेक्निकल टीम हमारी क्वेश्चन तैयार करती है, मैं बार बार आपको बता दूं कि उनको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता, फिर भी सोचो अब धीरे धीरे उनको सब्जेक्ट के बारे में पता होने लगा। उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन, जो मैं पीछे क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही वो बना रहे हैं। देन मानस सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, अब ये कहाँ पे है मानस सेंचुरी, तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, नन ऑफ दिस। क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से, हाँ जल्दी से। हाँ जितने लोगों ने किया होगा सब्सक्राइब तो प्लीज़ शेयर करो यार लोगों तक। देखो कितना मेहनत किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनसे हमारा दिल से कनेक्शन हो गया, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाता हूँ तो हमारा बच्चों से दिल से कनेक्शन, तो वैसा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बैच में भी हो रहा है। हमने आपको देखा नहीं है बट आप रेगुलर इतना आ रहे हो लेक्चर्स पे, रेगुलर यहाँ पे रुक रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, अक्यूरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको याद रखना है। अब देखो डाइवर्सिटी किसके बीच में होना चाहिए, सेम स्पीसीज के। सेम स्पीसीज के बीच में अगर डाइवर्सिटी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बस इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देन यहाँ पे दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज के बीच में अगर डाइवर्सिटी पाया जाएगा, इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन नेचर। अब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है इस अर्थ के ऊपर, तो वैसे स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटी है, उनके बीच में जो अलग अलग बहुत सारे, हो सकता है कि इस स्पीसीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग हो, इस स्पीसीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग हो, देन उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। मीन्स स्पीसीज से रिलेटेड होगा तो स्पीसीज बोलेंगे। एंड थर्ड वन दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम में अब अलग अलग इकोसिस्टम होगा, जैसे कि समझो जो पॉन्ड में रहते हैं उनका इकोसिस्टम अलग है, प्लांट का इकोसिस्टम अलग है। तो इकोसिस्टम जो है सभी को मिला के एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, आपको पता होगा। तो जो इकोसिस्टम है, मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट एंड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। Each ecosystem has its own characteristic, animals, plant, microbes, abiotic factor ऐसा। तो इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, जो उनके अंदर जो डाइवर्सिटी दिखाई देगा उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिटी के जो टाइप्स हैं वो याद रखना, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, अक्यूरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज। स्पीसीज वर्ड आया तो तुम समझ सकते हो, स्पीसीज वर्ड आया, occurrence of diversity among this organism of same species, सेम स्पीसीज वर्ड आया है। तो देखो यहाँ पे पीछे देखो, सेम स्पीसीज, देखो यहाँ पे अक्यूरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ध्यान से देखो सेम स्पीसीज। और सेकेंड वाले में देखो इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द नेचर। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, पर अगर एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी पाया जाता है, जैसे कि अब समझो ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग एक तरह की स्पीसीज है, तो ह्यूमन बींग में जो डाइवर्सिटी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बट अगर अलग अलग स्पीसीज है, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग ले लूँ और एक प्लांट ले लूँ, तो ये अलग अलग स्पीसीज है, तो इनके अंदर इनन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे। तो आप यहाँ पे आराम से इसके आंसर दे सकते हो, और बहुत सारे लोग आंसर सही लिख रहे हैं। इनन्यूमरेबल वर्ड आया मतलब बहुत सारे स्पीसीज आया, तो याद रखना वो स्पीसीज से रिलेटेड है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बस एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और बाकी कुछ नहीं याद रखना है। देखो सबसे पहले इंडेंजर स्पीसीज है,
Endangers, either number of these species is decline or their habitat is shrunk to such an extent they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. हो सकता है कि इनके जो हैबिटाट हैं या सॉरी ये जो ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, या हो सकता है कि फ्यूचर में ख़त्म हो जाए, इसलिए इन्हें हम इंडेंजर स्पीसीज नाम देते हैं। अब इंडेंजर स्पीसीज में बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो कौन से टॉपिक से क्या आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ। ओनली एग्जाम्पल, लायन टेल मंकी और लेजर फ्लोरिकेन, वो कौन से में आता है? तो लायन और लेजर याद रखना किसके अंदर आएगा? इंडेंजर में, ई में आता है, ELL ऐसे याद रखना, ELL ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। एक सेकेंड, शुरू ऑफ कर देते हैं क्योंकि मुझे आपको साथ में याद भी कराते जाना है। याद क्या रखोगे? ELL ऐसे याद रखना है, ऐसे शॉर्ट, क्योंकि देखो लायन, L फॉर लायन, और यहाँ पे L से लेजर फ्लोरिकेन, या तो ELF भी याद रख सकते हो। देन सेकेंड, बस एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है और कुछ नहीं। अब देखो रेयर स्पेसिस में कौन से आते हैं, तो रेयर स्पेसिस में दो हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में है, क्योंकि बुक में जो दिया है वही आपको याद रखना है, रेड पांडा एंड मस्क डियर। तो आपको रेयर से तो आपको याद कर दोगे RM, याद है तुम्हें, मैंने RM याद कराया था, रिलेशनशिप मैनेजर, और उसके पहले मैंने क्या पढ़ा है? E से LL, अब याद हो गया रहेगा। E से LL मतलब लेजर फ्लोरिकन और लायन, और यहाँ पे R से रेड पांडा और मस्क डियर। देन यहाँ पे थर्ड जो हमारा टाइप है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? थर्ड हमारे टाइप का एग्जाम्पल टाइगर एंड लायन है। तो यहाँ पे भी आप याद कर सकते हो, या थर्ड वाला तो डायरेक्टली याद करके रखो, सबके लिए हमेशा ट्रिक मत बनाया करो, थर्ड वाले को डायरेक्टली याद करके रखो। देन फोर्थ वाला जो हमारा टाइप है उसके अंदर कौन से आ रहे हैं? तो उसके अंदर हमारा सेकरू करके भी याद रखना, और या तो स्क्वायरल करके याद रखना, ऐसे दोनों में, दोनों ही आप याद कर सकते हो। तो एग्जाम्पल तो याद रखना, S और S वाला जो टाइप है वो इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज के अंदर आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो ISS। समझ में? तो ऐसे कुछ ट्रिक बना के पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वाला दिया हुआ है, डेफिनेशन के जनरली पॉइंट्स नहीं आएंगे इसलिए मैं उसको आगे कर दे रहा हूँ। हाँ, डैश स्पीसीज रेफर टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिडर डिक्लाइन, तो आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, एक बार आप डेफिनेशन देख लेना। पर इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी टीम ने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नहीं तैयार किया है, बट मैं आपको बता दूँ कि इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल के ही आएंगे, कि 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर इन डेंजर। तो इन डेंजर में आपको मैंने बताया है कि LL वाला याद रखना है। अगर समझो उसमें अलग से कुछ लिखा है, वहाँ पे RM के एग्जाम्पल दिए, तो आपको उस एग्जाम्पल को क्या करना है? हटा देना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। ये पूरे के पूरे लेसन में देखो 18 मिनट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। आज का सेशन ईजी था, इन्वायरमेंट का मैंने लाइव नहीं लिया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया था, मैं बाहर गया था, मतलब बाहर ही हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में ऑफिस पे जाके लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर दिया, हमारी टीम ने उस लेक्चर को शेड्यूल भी कर दिया, और आपको फील ना हो कि जो लेक्चर्स है वो आज नहीं हुआ इसलिए, और आपको लॉस भी ना हो, और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि पता भी नहीं चला होगा, बस आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एट ए टाइम प्रदीप सर को भी लेक्चर रिकॉर्ड करना था, मुझे भी लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो मैंने जस्ट इसे मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डर से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। याद रखो भूलो मत, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।